हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है जो कि आपका नाम है समुद्र विज्ञान एवं जल विज्ञान, या कह सकते हैं जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान। ठीक है, तो इससे हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है जो कि आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपके सामने देख रहे हैं कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कि समुद्र का जो जल होता है आखिर में नीला क्यों दिखाई देता है। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या कह रहा है कि सूर्य प्रकाश को समुद्र तल पर पहुंचने तथा जल में प्रवेश करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? जैसे सूर्य का जब प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है तो बाधाएं किस तरीके से पड़ती है। जैसे कि कुछ जो किरणें हैं सूर्य का, कोई पेड़ पौधे रोक लेते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो रोक लेते हैं पृथ्वी तक आने में। और कुछ तो बड़े पहाड़ भी हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है। इस तरीके से जो है कि वो क्या होता है कि उसकी किरणें जो होती हैं आने में पृथ्वी तक, वो बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यही कह रहा है। हमें ज्ञात है कि आकाश में उपस्थित मेघ तथा समुद्र तल से जो प्रकाश का परावर्तन होता है, शेष का कुछ भाग वायुमंडल की संघटक गैसों तथा धूल कणों के द्वारा प्रकीर्णन तथा अवशोषण की प्रक्रिया से क्या हो जाता है कि प्रभावित होता है। इस प्रकार समुद्र तल पर पहुंचने से पूर्व यानी कि पहले ही प्रकाश में आंशिक रूप से कमी हो जाना स्वाभाविक होता है। ठीक है, वहाँ से सूर्य जो जब आता है, जितना मान लो वहाँ 100% आता है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते कुछ ही भाग उसके आ पाते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। तो देखिए आगे कह रहा है कि वायु तथा जल के अणुओं के मध्य उछाल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न आकार के ठोस कणों, जल की बूंदों का भी योगदान होता है। ज्ञातव्य है कि स्थल की अपेक्षा जल का घनत्व अधिक होने तथा उसमें उपस्थित कणों तथा घुले हुए पदार्थों के फलस्वरूप जल में प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकाश के अवशोषण की क्रिया जल के उन अणुओं की संरचना से नियंत्रित होती हैं जिनसे प्रकाश की टकराहट होती है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि जब प्रकाश का अवशोषण होता है, और अणुओं में कंपन उत्पन्न होता है, तब और प्रकाश की ऊर्जा और ऊष्मा में क्या हो जाता है कि परिवर्तित हो जाती है। समुद्र का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ होने पर भी पूर्ण पारदर्शी नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा स्थिति होती तब सूर्य की किरणों समुद्र जल में गहराई वाला जो भाग है वो भी प्रकाशित होता, जिसके फलस्वरूप गर्म समुद्री वेशियों में वनस्पतियों की अधिकता होती, मतलब कि पेड़ पौधे भी उसमें होते। लेकिन ऊपर वर्णित विभिन्न अवरोधों के कारण समुद्र की जो ऊपरी सतह का कुछ भाग प्रकाशित हो पाता है। जब सूर्य की प्रकाश जो है कि ये सूर्य है और ये हमारा रहा समुद्र। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश इस तरीके से इस पर पड़ती है, तो ये ऐसा थोड़ी है कि पूरा सूर्य का प्रकाश इसी पे पड़ता है, सिर्फ समुद्र का ऊपरी भाग पे ही पड़ता है। तो यही चीज़ें कह रहे हैं। और कुछ प्रकाश जैसे कि यहाँ पेड़ पौधे हो तो उस पर मतलब रुक जाता है, उस बाधा आ जाते हैं प्रकाश को रोकने के लिए। और जो अगर जो प्रकाश आ भी रहा है तो वो समुद्र के ऊपरी भाग पे ही सिर्फ आता है। ठीक है, यानी अंदर नहीं जा पाता। तो उसी को कह रहा है कि समुद्र की ऊपरी सतह का कुछ ही भाग प्रकाशित हो पाता है, जिससे कि प्रकाशीय क्षेत्र कहा जाता है। अब जितने क्षेत्र में वो प्रकाश आएगा तो उसको बस जाहिर सी बात है उसको प्रकाशीय क्षेत्र कहेंगे। इस क्षेत्र की जो गहराई है वो बहुत कम होने के बावजूद इसका भौगोलिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। समुद्र के प्रकाशीय क्षेत्र के जो नीचे जो समुद्र के जो नीचे हैं, वो प्रकाश के अभाव में अंधकार छाया रहता है। ठीक है, मतलब नीचे समुद्र में क्या होगा, अंधकार होगा। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के समुद्री जीवों द्वारा थोड़े प्रकाश को देखा जा सकता है। इस अंधकारमय क्षेत्र को क्या कहेंगे, अप्रकाशी, और जहाँ पे प्रकाश होगा वहाँ पे प्रकाशीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि आखिर समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है। हमने तो ये सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमें तो यही आंसर नहीं मिला कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो देखिए, अगर बात करें वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार, तो वो समुद्रों के स्वच्छतम जल में सूर्य की किरणों जो है, सूर्य की जो किरणें हैं वो 250 मीटर के आगे नहीं प्रवेश कर पाती हैं। और ऐसा अनुभव भी किया जाता है कि जो ऊपर से देखने पर समुद्र का स्वच्छ जल है, साफ पानी जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बांड के द्वारा लाल रंग के अवशोषण के पश्चात जो शेष बचा हुआ जो नीला रंग का सतह है उससे प्रकीर्ण हो जाने से हमें दिखाई देता है, नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे कि गोताखोरों को अगर सतह के निकट नीला रंग का अधिक चटकीला दिखाई पड़ता है समुद्र के अंदर एकदम नीचे, क्योंकि लाल रंग पूर्ण रूप से समुद्र तल के पहले कुछ मीटर गहराई में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। 10 मीटर की गहराई पर यदि किसी गोताखोर के हाथ अगर कट जाता है तो उससे जो खून निकलेगा
उसका रंग लाल के बजाय भूरा दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस गहराई पर लाल रोशनी इतनी नहीं होती है कि खून का रंग परिवर्तित होकर के और जो उसके नेत्रों को उत्तेजित कर सके। तो ये कारण है समुद्र का नीला दिखाई देने का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे कि मानव जीवन में महासागरों की भूमिका। ठीक है, या समुद्र कह लीजिए। मानव के जीवन में महासागरों की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। तो आपको हेडिंग लगाना है मानव जीवन में महासागरों का भूमिका। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। महासागर हमारे पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ यानी कि शुरुआत महासागरों से ही माना जाता है। महासागरीय जल में ही पहली बार जीवन का अंकुर फूटा था। आज महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है। देखिए, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आएंगे ये सब। तो आगे कह रहे हैं कि आज महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है। हमारे पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा है। महासागरों में पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का लगभग 97% जल समाया हुआ है। महासागरों की विशालता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि पृथ्वी के सभी महासागरों को एक विशाल महासागर मान लिया जाए तो उसकी तुलना में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक छोटे द्वीप से प्रतीत होंगे। सोच लीजिए। मुख्यतः पृथ्वी पर 5 महासागर हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिण ध्रुव महासागर। महासागरों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्व मानव के लिए इन्हें अति महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए महासागरों के प्रति जागरूकता की उद्देश्य सन 1992 से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। आपने आरंभिक काल से आज तक महासागर जीवन के विविध रूपों में संजोए हुए हैं। पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में फैले अथाह जल का भंडार होने के साथ महासागर अपने अंदर वो आसपास के अनेक छोटे छोटे नाजुक परितंत्र का बना देता है, जिससे कि उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव वनस्पतियों पनपती हैं। समुद्र में प्रवाल भीति क्षेत्र ऐसे ही एक पारितंत्र का उदाहरण है जो असीम जैव विविधता का प्रतीक है। इस प्रकार तटीय क्षेत्रों में स्थित मैंग्रोव जैसे वनस्पतियां से संपन्न वन समुद्र में के अनेक जीवों के लिए नर्सरी का काम करते हुए विभिन्न जीवों का आश्रय प्रदान करते हैं। आपने आरंभिक काल से आज तक महासागर जीवन के विविध रूपों को संजोए हैं। महासागरों में पृथ्वी का सबसे विशालकाय जीव व्हेल है। ठीक है, कौन है? व्हेल, जो कि सूक्ष्म जीवों में भी मिलते हैं, सूक्ष्म जीव भी मिलते हैं। ठीक है, व्हेल से सूक्ष्म जीव भी मिलते हैं। एक अनुमान के अनुसार केवल महासागर के अंदर करीब 10 लाख प्रजातियां उपस्थित हो सकता है। जैव विविधता से संपन्न होने के साथ ही महासागर धरती के मौसम को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। समुद्री जल की लवणता और विशिष्ट ऊष्माधारिता का गुण पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। यह तो हम जानते ही हैं कि पृथ्वी की समस्त ऊष्मा में जल की ऊष्मा का विशेष महत्व है। जितनी ऊष्मा 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेगी, उससे 1 ग्राम लोहे का तापमान 10 डिग्री बढ़ जाएगा। अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण समुद्री जल दिन में सूर्य की ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग अपने समा लेता है। इस प्रकार अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण समुद्री ऊष्मा का भंडारक बन जाता है, जिसके कारण विश्व भर में मौसम संतुलन बना रहता है। या यूँ कहें कि जीवन के लिए जो है कि औसत तापमान बना रहता है। मौसम के संतुलन में समुद्री जल का भंडारक बन जाता है, जिसके कारण विश्व भर में मौसम संतुलित बना रहता है। या यूँ कहें कि जीवन के लिए औसत तापमान बना रहता है। मौसम के संतुलन में समुद्री जल की लवणता जीवन के लिए एक वरदान है। आपको ही पता है कि समुद्र में लवणता पाई जाती है। पृथ्वी पर जलवायु के बदलने की घटना और समुद्र जल का खारापन आपस में अंतः संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी पर जो जलवायु के बदलने की जो घटना है और समुद्री जल का खारापन आपस में यह अंतर संबंध है। यह तो हम जानते ही हैं कि ठंडा जल गर्म जल की तुलना में अधिक घनत्व वाला होता है। ठीक है, समुद्र में किसी स्थान पर सूर्य के ताप के कारण जल के वाष्पित होने से उस क्षेत्र के जल की धाराएं ठंडी क्षेत्रों के ओर चले जाते हैं और ठंडा जल उष्ण यानी कि गर्म और कम उष्ण प्रदेशों में आता है। समुद्र जल की लवणता और आसपास के क्षेत्रों की केवल इस कारण उत्पन्न होती है कि समुद्र का जल खारा है। क्योंकि यदि सारे समुद्रों का जल मीठा होता तो
लवणता का क्रम कभी न बनता और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली धाराएं सक्रिय ना होती। परिणाम स्वरूप ठंडे प्रदेश बहुत ठंडे रहते हैं और गर्म प्रदेश बहुत गर्म। तब पृथ्वी पर जीवन के इतने रंग न बिखरे होते, क्योंकि पृथ्वी की असीम जैव विविधता का एक प्रमुख कारण यह है कि यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु मौजूद है और जलवायु के निर्धारण में महासागरों का महत्वपूर्ण योगदान नकारा नहीं जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र में जो लवणता है और जो हमारे असम जो जलवायु का जो परिवर्तन होता है, ये क्या है कि प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि वाष्पीकरण नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो वाष्पीकरण आपको पता है कि जो पानी होता है वो गर्म होके ऊपर जाता है, मतलब भाप बन जाता है ना, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर वाष्पीकरण की क्रिया अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर तो हमारी धरती क्या हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। तो इसीलिए इसको नियंत्रण करने के लिए वाष्पीकरण नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, आइए हम जानते हैं। देखिए, उत्तर है कि यद्यपि वाष्पीकरण का पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, मतलब पूरी तरीके से तो नियंत्रण नहीं किया जा सकता, फिर भी इसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। शुष्क जलवायु में, जो शुष्क जलवायु है, वाष्पीकरण नियंत्रण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई दशाओं में बराबर मात्रा के जल के भंडारण में जितना खर्च आता है उससे कम खर्च नियंत्रण पर होता है। अतः वाष्पीकरण नियंत्रण जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित उपायों द्वारा वाष्पीकरण की मात्रा में कमी की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे कमी किया जा सकता है। ठीक है। जलाशय को अधिक छिलछिला न बनाकर गहरा बनाने पर वाष्पीकरण की मात्रा में थोड़ी कमी होगी। चूँकि वाष्पीकरण क्षति खुले जल धरातल के क्षेत्रफल का समानुपाती होता है, अतः जल धरातल के क्षेत्रफल में कमी लाकर वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। जलीय भागों के क्षेत्रफल में कमी हेतु निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें पहला है कि जलाशय को ऐसा बनाया जाए कि उसका क्षेत्रफल भंडारण की तुलना में न्यूनतम हो। दूसरा ये कि जल को भूमि के नीचे संचित करके, और तीसरा ये कि कई छोटे जलाशयों को में जल को इकट्ठा करने के बजाय एक बड़े जलाशय में एकत्रित किया जाए। आपने देखा होगा कि कहीं थोड़ा थोड़ा पानी होता है तो बहुत तेज़ी से उसका जल वाष्प हो जाता है, पानी उड़ जाता है। लेकिन वही अगर थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा होता है तो उसमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उपयुक्त जलाशय स्थल के चुनाव द्वारा, अच्छा जलाशय कहाँ पे सही होगा वहाँ चुनाव किया जाए। पांचवा है कि नदी या शाखा को सीधा बनाकर जल धरातल के क्षेत्रफल को कम किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, छोटे जलाशय के ऊपर छत या तैरता बेड़ा का प्रयोग कर उसका अधिक वाष्पीकरण नियंत्रण किया जा सकता है। अच्छा, वाष्पीकरण किससे होगा, सूर्य के प्रकाश से ही होगा, तो उसको बचाया जा सके। ठीक है। फिर कह रहा है कि इस विधि का प्रयोग छोटे जलाशय हेतु ही किया जा सकता है, बड़ा में तो नहीं कर सकते। अब समुद्र में कोई कह देगा तो नहीं हो सकता। जलाशय के पास अधिक जल ग्रहण करने वाले पौधों को भी उखाड़ दिया जाता है। ठीक है। जो ज़्यादा ही जो पौधे हैं जो ज़्यादा सोखते हैं पानी, उसको। ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से कम खर्चीले किसी चीज़ का छिड़काव करके भी नियंत्रण होता है। ऐसी चीज़ों में तेल या शीतल अल्कोहल का पानी के ऊपर छिड़काव कर वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। लेकिन इस विधि का प्रयोग उन भागों में सफल होगा जहां पवन द्वारा ऑक्सीडेशन द्वारा छोटी जीव जंतु का छिड़काव से निर्मित धरातलीय फिल्म को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तभी यूज करना चाहिए। अब आते हैं हम पाँचवें प्रश्न पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंतः स्पंदन। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपको लॉन्ग टाइप में पूछेगा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। लॉन्ग वाला आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये वाला आपको कवर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। चलिए, तो ये पाँचवें प्रश्न में कह रहा है कि अंतः स्पंदन नापने की दो विधियाँ बताइए। इसमें अ दिया है कि हाइड्रोग्राफ विश्लेषण विधि और ब है कि इन्फ्लेट्रोमीटर। तो इसमें पहला है कि हाइड्रोग्राफ विधि। हाइड्रोग्राफ विधि इन्फ्लेट्रोमीटर की विधि की तुलना में शुद्ध परिणाम प्रेषित करता है। इसमें जो ढाल, मिट्टी, वनस्पति सभी प्रकार की विभिन्नताओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या हाइड्रोग्राफ विधि में जल अपवाह की सहायता से भी अंतः स्पंदन वक्र खींचा जा सकता है तथा अंतः स्पंदन का मापन किया जाता है। देखिए, आप अंतः स्पंदन का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पहले जान लीजिए। देखिए, अंतः स्पंदन का मतलब ये होता है कि जो भूमि पे जो पानी का रिसाव है ना, कितना रिसाव हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं अंतः स्पंदन। ठीक है, ज्योग्राफी की भाषा में अंतः स्पंदन। या आप ऐसे बोलते हो ना, पानी सोख लेता है,
तो बोलते हैं आपकी पानी इतना सोख लिया यहाँ पे, अरे पानी यहाँ पे लगा था अभी पानी सोख लिया, तो उसको बोलते हैं अंतः स्पंदन। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो कहाँ तक, हाँ, जब वर्षा इस ढंग से शुरू होती है कि इसकी गहनता स्वाभाविकता अंतः स्पंदन की दर से अधिक है, तो निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पहला, धरातल पर जल की पतली फिल्म बन जाती है और निम्न ढाल की तरफ जल प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। दूसरा ये कि अंतः स्पंदन दर के अतिरिक्त वर्षा की मात्रा धरातलीय गड्ढों में संचय होती है। गड्ढों के भरने के बाद जल प्रवाह उच्च धरातल से निम्न धरातल की ओर शुरू हो जाता है। तीसरा है कि जब गड्ढा भर जाता है तो ऊपरी प्रवाह शुरू कर देता है। चौथा है कि तदुपरांत ऊपरी प्रवाह सूक्ष्म चैनलों में प्रवेश करता है। इन चैनलों के सम्मिलन से लघु जो मतलब छोटे जो नाले हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जो अपना प्रवाह लघु नदियों में छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया का उस समय तक विस्तार होता रहता है जब तक कि जल अनंतः मुख्य नदी में नहीं पहुंच जाता। साथ ही धरातल पर प्रत्येक चैनल के सहारे क्षैतिज अंतः प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान धरातली अपवाह शुरू होने के पूर्व मिट्टी में अंतः स्पंदन होता रहता है। अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे, अभी पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वर्णन में वर्षा अवरोध की मात्रा कम होने के कारण इनको नगण्य मान लिया जाता है, मतलब ना के बराबर मान लिया जाता है। वह है कि इनफिल्ट्रोमीटर विधि। इसमें देखिए कि समान रूप से इनफिल्ट्रोमीटर का उपयोग बड़े जलीय भाग के अंदर स्थित छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है। इनको खासकर एक प्रकार की मिट्टी या वनस्पति के क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। इनफिल्ट्रोमीटर दो प्रकार, रेनफॉल सिमुलेटर टाइप और वह है कि फ्लडिंग टाइप के होते हैं। पहले प्रकार के इनफिल्ट्रोमीटर में जब जल की प्रकार से प्रयुक्त होता है उसकी दर प्राकृतिक वर्षा के दर के समान हो, जबकि दूसरे प्रकार के जल में जो होते हैं घिरे क्षेत्र के ऊपरी पतली चादर से प्रवाहित किया जाता है। रेनफॉल सिमुलेटर प्रकार में प्रयुक्त जल की बूंदों को वर्षा की बूंदों के आकार का ही रखा जाता है। फ्लडिंग प्रकार में जल की उद्गम एवं जल की गहराई पर नियंत्रण रखा जाता है, जिससे कि क्षेत्र में पाए जाने वाले दशाओं से तुलना की जा सके। यह यंत्र वहीं पर लगाए जाते हैं जहां मिट्टी की बनावट न्यूनतम भिन्नता आती है। अंतः स्पंदन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जार बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5 नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन है आपका, 3 ही तो हुआ, ये 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप 4 समझिए। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन बताने हैं आपको। देखिए ये जार है, ठीक है, इस तरीके से। तो अंतः स्पंदन ये हमारे पृथ्वी के अंदर का है। ठीक है, और यहाँ पे पानी जो इकट्ठा होने के लिए जो रिसाव होकर के ऐसे इकट्ठा होंगे, तो इसलिए ये जार लगाया गया है। पता करने के लिए अंतः स्पंदन में जो कि ये भी पता किया जाता है कि जो हमारे भूमिगत जल, जैसे हम बोलते हैं भूमिगत जल, जो हमारी भूमि में जो नमी होती है, और अगर हम उसके कुछ अंदर तक खुदाई करके अगर हम देखेंगे, खुदाई करते जाते हैं तो पानी आने लगता है, रीस कर है ना, पानी आने लगता है। तो वो कैसे होता है? अंतः स्पंदन से। जब वर्षा का पानी जब पहली बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी हमारी सूखी रहती है और उस पे से अचानक से बारिश पड़ता है तो बहुत तेज़ी से भूमिगत जल मतलब कि रिसाव हो जाता है और तुरंत पानी में कब पता नहीं चलता चला जाता है अंदर, और वो भी जाके पूरा अंदर सोख लेता है अच्छा से। लेकिन वही अगर क्रिया बार बार वर्षा के समय में आप देखेंगे कि जो हमारे पृथ्वी है हर जगह नमी नमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूरा जितना क्षमता होता है पृथ्वी का वो उतना सोख लेती है पानी को, और उससे ज़्यादा सोखने की क्षमता नहीं होती है, बहुत धीरे हो जाती हैं, उसके बाद बहुत कम सोखता है। कब? जब नमी रहता है भूमि के अंदर तब। तो यही अंतः स्पंदन है, वही नापता है कि कैसे मतलब इसको नापा जाए कि पानी का रिसाव कितना हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, 5वें पे आते हैं। चलिए, हाँ, 5वां, ये क्वेश्चन 5वां है। कह रहा है कि पेरू धारा और एल नीनो का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। देखिए ये भी जो है कि आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी इस पर लाऊंगी, क्योंकि इसमें होता है ला नीनो और एल नीनो। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल अभी दे रहा है कि पेरू धारा और एल नीनो का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए ये कह रहा है इसमें कि पेरू धारा, आप सबसे पहले बात करेंगे पेरू धारा ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये पेरू धारा है। ठीक है, चलिए, ये उत्तर कह रहा है कि पछुआ पवन प्रवाह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम भागों से टकराकर उत्तर की ओर क्या करती है कि ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि ये दक्षिण हो गया, तो कह रहा है कि पछुआ जो पवन है ना वो क्या करता है कि दक्षिण ये वाला जो भाग से टकरा करके उत्तर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है,
उसके बाद इस जलधारा में आर्कटिक सागर का ठंडा जल भी आकर के मिल जाता है, जिससे कि यह ठंडी जलधारा बन जाती है तथा पेरू धारा के नाम से यही जाना जाता है। यह जलधारा दक्षिण की में पेरू के पश्चिमी तट के साथ साथ बहती हुई उत्तर की ओर दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा से जा मिलती है। एल नीनो या प्रतिप्रवाह पेरू तट के समीप 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य सागर में 400 मीटर की गहराई पर उत्तर से दक्षिण दिशा में एक गर्म जलधारा प्रवाहित रहती है, जैसे कि गर्म धारा ही है, क्या है, एल नीनो के नाम से जाना जाता है। 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश के उत्तरी भागों में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण इस जलधारा को लवणता ऊपरी प्रवाह की लवणता से कम रहती है, जबकि इस अक्षांश में इस जलधारा के प्रवाह की लवणता अधिक रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर में धाराओं का एक चक्र के अतिरिक्त भूमध्य रेखा पर उत्तर तथा दक्षिण भूमध्य रेखा जलधारा के प्रवाह के विरुद्ध एक जलधारा प्रति भूमध्य रेखा जलधारा भी बहती है। उत्तरी दक्षिण जलधाराओं से प्रशांत महासागर के पश्चिम भागों में इतना जल इकट्ठा हो जाता है कि पश्चिम से पूर्व को एक सामान्य ढाल निर्मित हो जाता है और इस प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा का जन्म होता है। तो ये एल नीनो धारा हो गया। यह किस प्रकार की धारा है, ये किस प्रकार की धारा है आपको बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।